सो हम सबके बुद्धि का जो परिणाम है वो यही है कि हम तर्क वितर्क विचार विमर्श इसके सहारे जीते। भावनाओं के सहारे जिएंगे तो मुश्किल हो जाती है। और यही हमारा प्रयास है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, भावनाओं को थोड़ा सा साइड में छोड़ें। अब इसी को समझाने के लिए एक इंटरेस्टिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूं। फनी है लेकिन ड्राइव्स ऑन द पॉइंट कि हम इंटेलेक्ट बिना लॉजिक के यूज करेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इंटेलेक्ट तो यूज किया लेकिन लॉजिक नहीं लगाया उसमें, रिफ्लेक्शन से नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया, ऐसे ही जुगाड़ लगा के कर दिया। बात है 1960-65 की, 62 की शायद की लड़ाई के बाद की बात है, जब हिंदुस्तान चाइना के बाद बहुत बुरा हाल हो गया हमारा लड़ाई के बाद। तो रशिया सपोर्ट करने आया हमें। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आई, फॉरेन मिनिस्टर आया, उसकी वाइफ को हंटिंग का बहुत शौक था। इट्स अ ट्रू स्टोरी हैपेंड। क्योंकि रशियन बहुत कृतज्ञ थे, इंडियन बहुत कृतज्ञ थे रशियन से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर शायद आया, उसकी वाइफ को हंटिंग का बहुत शौक था। उसकी वाइफ को हंटिंग का जब बहुत शौक था तो उन्होंने सोचा कि इनको हंटिंग कराई जाए। कश्मीर की वैलीज में, कश्मीर के जंगलों में इनको हंटिंग, क्योंकि हंटिंग रशिया में भी वो करते थे, कश्मीर जैसा थोड़ा ठंड है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट दी और भारत सरकार ने वो सहजता से मान ली। अब टाइम कम था उस लेडी के पास, तो उसने हंटिंग के लिए रिक्वेस्ट मांगी तो दे दी गई। अब वो जब श्रीनगर में पहुंची, उसके आगे बारामूला या किसी जंगलों में हंटिंग के लिए कोशिश करी कि वहां पे बेर को मारे, भालू को मारा जाए। अब भारत सरकार के चापलूसों ने क्या किया, अब किसके पास इतना टाइम है कि हंटिंग ढूंढे, डिबेट करे, वेट करे। तो सर्कस से एक भालू को उठा के सामने रख दिया कि जैसे ही उनकी कार्यवाही सामने आएगा तो उन्होंने, जो फॉरेस्ट ऑफिसर, उसने एक सर्कस से उठा के केज में रख दिया भालू, और जैसे आएगा तो वो केज खोल देंगे, भालू भागेगा, और भालू भागेगा तो वो हंट करेगी। तो हुआ ऐसा कि जब वो कैरवा आया उनका, और फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसको केज को खोला तो उसकी साइकिल पड़ी थी। बिकॉज ही वॉज अ सर्कस से लिया था। तो भालू ने क्या किया, उस फॉरेस्ट ऑफिसर की साइकिल लेके भाग गया, साइकिल लेके भाग गया उसकी। जो उसके बाद भारत सरकार की दुर्दशा हुई कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस, आपने इंटेलेक्ट तो यूज किया लेकिन तर्क नहीं किया, रिफ्लेक्शन से नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया। यही हमारा हाल है। हम बुद्धि तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्शन की कारतूस नहीं होती, हमारे पास एनालिसिस की फैकल्टी नहीं होती। और इंटेलेक्ट यूज किया बिना लॉजिक की फैकल्टी से तो वो जुगाड़ बन जाता है। और जुगाड़ ठीक भी है कभी कभी, लेकिन जुगाड़ से सारा संसार नहीं चलता, अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं चलता। तो भगवान जी अब लॉजिक दे रहे हैं कि मान अपमान का
मान अपमान सम्मान का लॉजिक दे रहे हैं। और उसको आगे क्या करते हैं हम देखते हैं, आगे के श्लोक देखते हैं और वहां पे क्या चर्चा होती है। लेट्स सी। आद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी लोग सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से हटा है और तू जिन्हें इतना मान्य है तुच्छता को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी को अर्जुन की दुखती रग मिल गई है। अर्जुन ज्ञान विज्ञान मोक्ष अथवा समाधि से अधिक महत्व देता है नाम और यश को। पिछले श्लोक में अपमान को पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा था जब अब जनमानस तुझे अपमान देगा। इस श्लोक में प्रभु ने कहा कि आम जनमानस ही नहीं अपितु महारथी कर्ण भीष्म द्रोण इत्यादि भी तेरा अपमान करेंगे। और महारथी तो ये सोचेंगे कि तू मृत्यु के डर से युद्ध छोड़ दिया, तू आज जो इतना मान्य है तुच्छता को प्राप्त होगा। अधिकांशतः इस संसार में लोग चाटुकारिता में फंस जाते हैं। एक ऐसी कमजोरी है, चाटुकारिता मीन्स चापलूसी, बटरिंग। ये एक ऐसी कमजोरी है जो कभी भी हमें अपने स्तर से नीचा गिरा सकती है। अनजानों से तो हम मान और अपमान भी सह लेते हैं, पर अपनों से जिन्हें हम अपना श्रेष्ठ मानते हैं वह जब हमें मान अपमान देते हैं तो हमारे दिल की गहराइयों को छू लेता है। हम जीवन भर यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे। और आप कुछ भी ना करेंगे तो भी लोग आपकी तारीफ करेंगे या निंदा करेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो हिटलर की तारीफ करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो गांधी जी की बुराइयां करने में नहीं चूकते। पंचतंत्र की कहानी है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को खच्चर में लेकर जा रहा था। बच्चा खच्चर पे बैठा था, पिता पैदल चल रहा था। रास्ते में एक राहगीर ने दृश्य देखा तो झट से बोला, ये कैसा बिगड़ा बच्चा है, बूढ़ा पिता पैदल और खच्चर पे और खुद ये खच्चर पे बैठा है। बेटे को यह सुनकर बुरा लगा और वह उतरा, अपने पिता को खच्चर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद कोई और राहगीर निकला, उसने अपनी टिप्पणी कर दी, ये कैसा निर्दयी पिता है, छोटा सा प्यारा सा पैदल जा रहा है और स्वार्थी पिता खच्चर पर बैठा। पिता को भी स्वाभाविक रूप से बुरा लगा। पिता पुत्र दोनों ही खच्चर पर विराजमान हो गए। कुछ देर बाद किसी ने दोनों को खच्चर पर बैठे देखा तो दुहाई देने लगे कि बेचारा कमजोर जानवर तो बख्श दो, बेचारे निर्बल खच्चर पर क्यों तुम दोनों बैठे हो। उस राहगीर की बात सुनकर पिता पुत्र दोनों खच्चर से उतर गए और पैदल चलने लगे। कुछ देरी चलने के बाद दोनों को पैदल और खाली खच्चर को चलते देखकर एक और राहगीर ने अपनी विशेष टिप्पणी दे डाली, अरे बेवकूफो, अकल का प्रयोग करो, खाली खच्चर जा रहा, तुम दोनों में से एक तो खच्चर पे बैठ जाओ। कहने का तात्पर्य ये है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हो। सो प्लीज अपने आप से कन्विंस हो जाइए। दूसरे को कन्विक्शन से, दूसरे की कन्विंस से दूसरा आपको तारीफ करे तो हम उम्र भर भीख का कटोरा लेके बैठते हैं। और यही होता है, एप्रिशिएशन चाहिए। एप्रिशिएशन किस चीज की, आपसे आपकी एप्रिशिएशन क्या है, कौन करता है एप्रिशिएशन?
अर्जुन के लिए महारथियों की वाणी इंपॉर्टेंट थी, आम आदमी करे इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जुन क्यों, भगवान जी कहते हैं महारथी तेरी निंदा करेंगे। दुखती रग मिल गई है यहाँ भगवान जी को अर्जुन के, वो है मान। ध्यान से सुनिएगा जो बात कह रहा हूं मैं। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान के लिए जीता है, क्षत्रिय नाम के लिए जीता है, वैश्य दाम के लिए जीता है, शूद्र काम के लिए जीता है। ब्राह्मण ज्ञान के लिए जीता है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय चारों हैं हमारे अंदर। हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। एक गृहिणी जब मां अपने बच्चों को संस्कार डाल रही है तो वो ब्राह्मण है। घर में ताले शाले लगा के जा रही है बाहर तो क्षत्रिय भाव है। सब्जी ले रही है और भिंडी का भाव तोल कर रही है, वैश्य भाव है। सारा दिन सारी रात बच्चे को पट्टी लगा रही है, वो सेवा भाव है। सो हम सब में चारों हैं, लेकिन क्षत्रिय का मूल जो मंत्र होता है वो होता है मान अपमान। इसलिए जो शादी है हमारे घरों में वो क्षत्रिय स्वभाव है। आदमी जैसे जाता है, कैसे तलवार लेके सहरा बांध के, तलवार लेके सहरा बांध के। हरियाणा जैसे राजस्थान में तो लोग गन लेके भी जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि क्षत्रिय प्रवृत्ति है, वॉरियर है। वो राजा की तरह जाता है, घोड़े में बैठ के जाता है, सज धज के जाता है। उसके आसपास के लोग भी बाराती बन के जाते, मंडल चलता है, महल की तरह सजता है, खाने लेविश खाना होता है। ऐसे होता है जैसे किसी किंगडम के पैलेस में आ गए, चाहे टेम्परेरी आए लेकिन बनाया जाता है। और लड़का भी आता है तो बचता क्या है, हाँ शहंशाह आ रहे हैं। तो हम सब लोग, और उस समय मान का बड़ा होता है। लोग क्या कहेंगे, इज्जत बनी रहे, सम्मान बना रहे, लोग हमें याद रखें शादी को। वो बात अलग है कि अगले दिन आधे घंटे बाद घोड़ी से उतर जाता बच्चा, लेकिन जिंदगी भर घोड़ी में बैठा रहता, सोचता जब भी मैं जाऊं ससुराल तो मेरी ऐसी तारीफ हो, ऐसी मेरी खुशामदीद हो जैसे पहली रात हुई थी। मान अपमान के चक्कर में क्षत्रिय का भाव बहुत ज्यादा तेज होता है। अगला श्लोक क्या कहते हैं, अगला श्लोक क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 36। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और तेरे दुश्मन तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत ही बुरे वचन कहेंगे, फिर उससे दुखदाई क्या होगा। इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी ब्रह्म ज्ञान, इस बात को समझने के लिए किसी भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अकेले में बेइज्जती सह लेता है, परंतु सबके सामने की जाए तो उसके गले से नहीं उतरती। अपने कर्मचारी को अकेले में आप डांट दो तो उसका असर भिन्न होगा, सबके सामने उसको डांट दो तो असर भिन्न होगा। यदि पति या पत्नी अकेले में एक दूसरे से कुछ बोल दे तो असर अलग होगा, परंतु सबके सामने कह दे तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा। पिछले 3 श्लोकों में भगवान जी ने यही डर रूपी विचार डाल रहे हैं। इस श्लोक में वो आखिरी पड़ाव है जब भगवान कृष्ण जी
अर्जुन को कहते हैं कि तेरे सामर्थ्य की निंदा होगी, लोग तेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोलेंगे, फिर उससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। अर्जुन को भगवान मान का भय दिखा रहे हैं, भगवान युद्ध में अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। अंग्रेजी इसे कैरेट एंड स्टिक विचार बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को मानसिक आलस के कारण ना करे तो उसे कर्म में लगाने के लिए या तो डर डाला जाता है या प्रलोभन। ये माध्यम केवल मात्र उन लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से तामसिक होते हैं। कामना प्रधान राजसिक व्यक्ति को यह दवाई दुष्परिणाम दे सकती है। पिछले 4 श्लोकों में अपमान की झड़ी लगाने के उपरांत अगले 2 श्लोकों में कृष्ण जी लोभ रूपी मिठाई परोसेंगे। पढ़ ले, अच्छा पढ़ ले, तुझे साइकिल दूंगी। अच्छा तो पढ़ ले, तुझे मोबाइल दिला दूंगी। अच्छे नंबर ले आ, तुझे मोबाइल दिला दूंगी। ये कहता है कैरेट। और स्टिक क्या, नहीं दिला तो छोड़ूंगी तुझे, तेरा सारा टीवी बंद करा दूंगी, तेरा खेल बंद करा दूंगी मैं। इसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। और ये सिर्फ बच्चों को नहीं देती, सबको दी जाती है। पूरी मार्केटिंग सिस्टम यही है, सेल्स का सिस्टम यही है। टारगेट्स बना दो और टारगेट इतने ऊपर बना दो कि जिंदगी भर उसी को पूरा करते हुए सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो क्या कर सकते हो आप? किसी को ज्ञान से प्रलोभ नहीं उठाया गया तो फिर तो धक्का मारना पड़ेगा। जब गाड़ी रुकी होती है पुराने जमाने में, इंजन चल नहीं रहा होता ठंड के समय में, जब एम्बेसडर फिएट वगैरह होती थी तो धक्का मारा जाता था उसको और धक्के से चलती थी। क्यों? क्योंकि बैटरी खराब हो गई। लेकिन जो सेल्फ प्रोपेल्ड पीपल होते हैं उनको धक्के की जरूरत नहीं होती, उनको वो नाराज हो जाते हैं जब ये थोड़ा पुश करो उन्हें। तो जो सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं उनको जब आप पुश करते हो काम के लिए तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आई एम डूइंग इट, डोंट फोर्स मी। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, बिहेवियर में क्या होता है, कैरेट दी जाती है और उसके बाद बेनिफिट होता है, कंपनसेशन होता है। और ना दिया जाए तो अप्रेजल में आपकी वो झड़ी लगाते हैं, वो आपका वो पसीना उतारते हैं। इट्स लाइक ए क्राइम कर रहे हो आप, कोई आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, सेल्स टारगेट को पूरा नहीं किया। वाह रे वाह, क्या किया जिंदगी में, क्या सेल्स टारगेट थे? सबसे ज्यादा अंडरवेयर बेचने। क्या सेल्स टारगेट है? मुझे सबसे ज्यादा चप्पलें बेचनी है। चाहे वो कुछ भी हो, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी हो। आपके इस रजस के कारण कोई अपने हाई ऑफिस में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा है। आपके इस रजस के इंजेक्शन के कारण वो गोल्फ खेल रहा है ऊपर बैठ के। वो सुबह गोल्फ क्लब में जाता है, वहां पे गोल्फ खेलता है, 1-2 बजे लंच करके आता है, शावर करता है गोल्फ क्लब में, घर कम ऑफिस में आता है, 2-4 एक दूसरे को सुनाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी की एक सेंटेंस है, पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने। कहने लगे लीडर की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि जब वो ऑफिस में आए तो डांटे। ये चंद्रशेखर जी की स्टेटमेंट है। यदि वो आके आराम से कमरे में बैठ के, रूम में बैठ के अपनी काम करने लग जाए तो वो लीडर नहीं लोग मानते उसको। लीडर उसी को मानते हैं जो आए कमरे में, ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में और 4 सुना के जाए सबको, लोग हिल जाए उसके आने से।
तो सारा दिन गोल्फ खेलता है, शाम को आता है और आपको 4-5 सुना के आपके सामने कैरेट का डाल जाता है, और आप सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? बट दैट्स लाइफ वी डू, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। Nobody analyzes it, nobody reflects it, nobody thinks about it. मान अपमान के लिए सारी जिंदगी हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज है तो अर्जुन और कृष्ण के पास। अभिमन्यु की तरह हमें चक्रव्यूह में आना तो आता है। इस अभिमन्यु में जाल किसकी है? इस चक्रव्यूह में जाल किसका? लोभ का, प्रलोभन का, डर का, फियर का। 40-40 साल आप अपने ऑफिस में देते हो डर से, प्रलोभन से, और 40 साल बाद आप उस ऑफिस में जा भी नहीं सकते। जाओगे भी तो 1-2 दिन हेलो हेलो हो जाएगी, दूसरे दिन फिर कहेंगे इसकी आत्मा यहीं भटक रही है। So I don't get into this system of प्रलोभन। Don't give me this। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं सर ऐसे कर लेते हैं, इतना बढ़ जाएगा, इतना सेंटर खोल लेंगे हम, वहां पे इंटरनेशनल सेंटर खोलते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे नहीं करना कुछ। गीता एकेडमी खोल दिया, बस वहीं रहना। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेंड दिस प्लेस। हाँ, स्टूडेंट पढ़े, वो आगे जाके इस मशाल को आगे ले जाना चाहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ओपन, बट ये नहीं है कि एक सेंटर यहां खोलूं, एक बॉम्बे, एक लंदन, एक पेरिस। फिर तो वही कॉर्पोरेट लेवल की थिंकिंग आ गई। फिर तो वही कॉर्पोरेट लेवल की थिंकिंग आ गई कि आई शुड हैव अ सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल। एक बना लिया भैया, बहुत कर लिया, उसी को संभालते रहे। उसी को संभालने में 10-20 साल लग जाएंगे। सर लेगेसी छोड़ के जाओगे? मुझे पता है क्या लेगेसी छोड़ते हैं। मैंने बहुत पुराने आश्रम देखे हैं जहां पे जिसे बारात घर बनाया हुआ है। मैंने बहुत ऐसे आश्रम देखे हैं जिसको आप शादी के मंडप के काम आते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब बिरला मंदिर के पास चले जाइए, मंदिर लाइन में चले जाइए। बिरला मंदिर, कल मैं निकला वहां के आगे से, मुझे हैरान हो गया। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, साइड में पूरा मंडप लिखा हुआ है, इस मंदिर की को आप ग्राउंड को शादी, ब्याह, पार्टी, फंक्शन, कथा प्रवचन के लिए किराए में ले सकते हो। बिरला मंदिर, और उसके साथ है भारतीय हिंदू महासभा। वहां तो परमानेंट पंडाल लगाया हुआ शादी का, हिंदू महासभा के अंदर। क्योंकि जब ज्ञान ना हो ना, प्रलोभन से आप चला नहीं सकते। और अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। आगे जाके प्रलोभन का और कीड़ा डालेंगे अर्जुन को। और ये तमस से रजस लोगों के लिए, तमस से लोगों को रजस लाने के लिए। राजसिक आदमी को नहीं, वो तो ऑलरेडी हाइपर है। इसलिए गीता जी वेस्ट में बड़ी पॉपुलर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो रजस से सत्व पे लाता है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा मैं आप सबसे कि हमारी जिंदगी में कोई और हमें ना चलाए, कोई और हमारे हम जस्ट, सॉरी टू यूज द वर्ड, सांड भी हो जाए, लेकिन एक पतला सुकड़ा आदमी उस सांड की नाक में धागा डाल के उसको कड़कती धूप में चलवा लेता है। क्यों? क्योंकि सोच नहीं सकता। और हम जब सोच सकते हैं तो ज्ञान लें, तमस से रजस आए, रजस से सत्व आए। और जब सात्विक आदमी को ना कैरेट चाहिए ना स्टिक चाहिए, वो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। तो उस विद्या और विद्या के लिए 3 तरह की विद्या: शारीरिक विद्या, मानसिक बौद्धिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या।
मुझे याद है टोनी ब्लेयर की इलेक्शन स्पीच, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से किसी ने पूछा, व्हाट आर योर एजेंडा इन लाइफ, गवर्नमेंट का एजेंडा क्या होगा? ही सेड, मेरी गवर्नमेंट के 3 एजेंडा होंगे, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। ओके, एक सिली मूवी में उसको उन्होंने चेंज कर दिया, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ओरिजिनल ये टोनी ब्लेयर का 3 पर्पस क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। गीता एकेडमी का भी यही पर्पस है, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। सोचिएगा इस बात पे। जून को हम ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं जी। अब जून की आप हमें तकलीफ मत दीजिएगा, जून वी आर ऑलरेडी फुल। मुझे मना करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जुलाई वी आर ओपन। हम 13 जुलाई से शुरू कर रहे हैं 35 दिन का कोर्स। सो एनीबॉडी हु वांट टू, who's interested, please contact me or contact Rishabh. With this, we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.